कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तक वितान के आलो आधारी नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसकी लेखिका बेबी हालदार हैं। किस प्रकार से एक लेखिका ने साधारण से असाधारण बनने की प्रतिभा को आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया है। किस प्रकार से एक नौकरानी के रूप में उन्होंने एक अच्छे मालिक तातूस के मार्गदर्शन में अपने आप को कुशल लेखिका बना दिया। तो यहाँ पर यह पाठ एक आत्मकथा के रूप में हमें अभिप्रेरित करता है कि एक साधारण मनुष्य भी यदि चाहे तो अपने दृढ़ संकल्प से वह जीवन की उस ऊंचाई या उस सफलता को प्राप्त कर सकता है जिसे वह अंगीकार कर ले। चलते हैं पाठ की ओर। इस पाठ में लेखिका बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा के रूप में अपने जीवन संघर्षों को इस प्रस्तुत आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। चलते हैं पाठ सार की ओर। इस आत्मकथा को हम लेखक की पारिवारिक चिंता, लेखिका को काम मिलना, लेखिका का घर बदलना, बच्चों की परवरिश, तातूस और उनके परिवार का व्यवहार, बेबी की पुस्तकों के प्रति रुचि, तातूस द्वारा लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करना, एकाकी जीवन व नए घर की परेशानियाँ, खुले आसमान के नीचे गुजारी गई एक रात, लेखिका की तातूस के घर पर बड़े लड़के की चिंता, तातूस द्वारा लेखिका को लेखन के लिए निरंतर प्रेरणा देना, लेखिका की लेखन कला में सराहना करना, लेखिका का पिता से मिलना, लेखिका का शांत जीवन, लेखिका और बेबी हालदार की रचना पत्रिका में प्रकाशित होना। तो ये सब कुछ बिंदु हैं जिनके आधार पर हम बेबी हालदार के जीवन, व्यक्तित्व और उनके द्वारा प्रस्तुत जीवन के प्रति अहम योगदान, जीवन के प्रति सफल मार्गदर्शन की प्रेरणा से असफल जीवन को सफलता के चरण पर पहुंचाना आदि विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे। चलते हैं प्रथम बिंदु की ओर। पहला, लेखिका को पारिवारिक चिंता। लेखिका अपने परिवार में अकेली थी। वह अपने पति से अलग रहती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे। उसे बार बार अपने पारिवारिक चिंता, अपने छोटे बच्चों की परवरिश की चिंताएं सताया करती थी। वह बार बार प्रत्येक दिन काम की तलाश में निकला करती थी और प्रत्येक अपने क्षेत्र के लोगों से भी यह कह दिया करती थी, यदि मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दिया करें। और इसी बात से उसके काम ढूंढने के बाद शाम को उसके आसपास पड़ोस की महिलाएं भी उससे पूछा करती थी कि आज काम मिला या नहीं। इस प्रकार उसे काम ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता था और उसके अनुरूप कार्य कभी मिल पाता था, कभी नहीं मिल पाता था। लेखिका को काम मिलना। लेखिका का परिचित एक लड़का था, सुनील। वह उससे आए दिन कहती थी, मुझे काम की आवश्यकता है। एक दिन सुनील ने उसे बतलाया कि एक घर में एक नौकरानी की आवश्यकता है। तो वह उस घर में पहुंची तो वहां उसने देखा पहले से ही एक नौकरानी काम पर थी, लेकिन मालिक उस नौकरानी से खुश नहीं था और बेबी हालदार के वहां पहुंचते ही उस मालिक ने उसे 800 रुपये महीने पगार पर वहाँ रख लिया और पुरानी नौकरानी को निकाल दिया, जो कार्य भली भांति नहीं करती थी।
बेबी हालदार ने एक नौकरानी के रूप में वहाँ काम करना स्वीकार कर लिया। वह दिन भर काम करती, फिर आकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी, बच्चों की देखरेख करती थी। लेखिका का घर बदलना। नौकरी में अधिक धन न मिलने के कारण लेखिका ने अपना घर बदल दिया था। अब उसने जिस जगह पर अपना घर लिया था वह एक गंदी बस्ती थी, जहाँ पर उसे शौच के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। लोग उसके अकेले रहने के कारण उससे अनाप शनाप बातें किया करती थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहती थी। बच्चों की परवरिश के लिए लेखिका बेबी हालदार हमेशा चिंतित रहा करती थी। वह यह भली भांति जानती थी कि जितना पैसा उसे पारिश्रमिक के रूप में मिल पाता है, उससे उसका घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल है। वह अपने बच्चों की परवरिश को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी। वह मालिक से यह भी कहा करती थी कि यदि हो सके तो उसे कोई दूसरा घर भी दिला दिया जाए, जिससे वह काम कर अधिक पैसा जुटा सके और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी प्रकार से कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि वह अपने बच्चों की परवरिश के लेकर हमेशा चिंतित रहती थी और मेहनत करने के बाद भी और अधिक मेहनत कर अपने बच्चों का अच्छा जीवन निर्वाह करने की सोचती रहती थी। तातूस और उनके परिवार का व्यवहार। जिस घर में बेबी हालदार काम करती थी वह तातूस का घर था, जो एक सज्जन व्यक्ति थे। वे उससे प्रायः कहा करते थे कि तुम मेरे लिए एक बेटी के समान हो, इसे अपना घर ही समझो। इस प्रकार के व्यवहार से वह आत्मविभोर थी। वह अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करती थी। तातूस भी उससे प्रायः उसके बारे में पूछा करते थे कि वह घर जाकर क्या क्या काम करती है। जब वह बताती तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था और वह उनसे कहते थे कि वह इसे अपना ही घर समझे, जिस प्रकार की भी ज़रूरत हो वह उनसे कह सकती है। ऐसे सज्जन व्यक्ति के वहाँ कार्य व्यवहार करने से लेखिका बेबी हालदार बहुत प्रसन्न थी और वह निसंकोच अपना कार्य ईमानदारी से करने लग गई थी। लेखिका बेबी हालदार को पुस्तकों के प्रति बहुत रुचि थी। वह प्रायः जब तातूस की अलमारियों को साफ किया करती थी तो उसमें जो भी पुस्तकें उसे मिलती थी तो वह उन पुस्तकों को प्रायः देखा करती थी। उसकी इस रुचि को देखते हुए तातूस ने एक दिन उन्हें एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी और जब लेखिका से बात की तो उन्होंने ज्ञात हुआ कि लेखिका को अनेक बांग्ला लेखकों का नाम परिचित है। उसकी इस प्रतिभा से तातूस बहुत प्रसन्न हुए। लेखिका की इस रुचि को देखकर तातूस द्वारा लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित किया गया। तातूस ने एक कॉपी और पेन देकर लेखिका से लिखने के लिए कहा। बेबी हालदार को प्रायः समय नहीं मिलता था, लेकिन तातूस के बार बार कहे जाने के बाद उन्होंने उस लेखन कार्य को जारी किया और जब भी समय मिलता वो अपना लेखन कार्य करती रहती थीं। एकाकी जीवन और नए घर की परेशानियाँ। बेबी हालदार अपने घर में अपने परिवार के बिना बच्चों के साथ अकेले ही जीवन निर्वाह किया करती थी। एक बार मकान मालिक के लड़के ने उससे गलत व्यवहार किया। मालकिन भी यदा कदा उसे परेशान ही करती रहा करती थी कि तुम इतनी रात कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो। इस प्रकार से अभद्र टिप्पणियाँ उससे की जाती थी, जिससे वह परेशान हो जाया करती थी। खुले आसमान के नीचे गुजारी एक रात। एक दिन की बात है, जब बेबी हालदार काम से गुजरे वापस लौटी तो देखा कि उसका सारा सामान बाहर था और दोनों बच्चे रो रहे थे। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि रात्रि होने पर उसे अपनी रात खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। लेखिका तातूस के घर पर ऐसा जब वह काम पर तातूस के घर पहुँची और उसने तातूस को सारी घटना बताई तो तातूस ने उससे कहा कि तुम
यहाँ पर आकर रहने लगो। यहाँ पर तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, आप यहाँ पर रह सकती हो। इतना ही नहीं, लेखिका को हमेशा अपने बड़े लड़के की चिंता रहती थी, जिससे कहीं दूर चला गया था। जब तातूस को यह बात पता चली तो तातूस ने उसके लड़के की खोज की और उसे ढूंढ निकाला। साथ ही उसे पुरानी जगह से निकाल कर एक अच्छी जगह काम दिलवा दिया। बेबी हालदार को जब यह पता चला तो उसने महसूस किया कि तातूस इस जन्म के नहीं बल्कि उसके पूर्व जन्म के कोई पिता के समान ही हैं। तातूस द्वारा लेखिका को लेखन के लिए निरंतर प्रेरणा देना। तातूस बार बार लेखिका बेबी हालदार को लिखने हेतु प्रेरणा देते रहते थे। वह जो भी लिखती थी तातूस उसे अपने मित्रों को भेजते थे, दिखाते थे और अपने मित्रों से भी उसे सराहना करवा कर प्रेरणा दिया करते थे कि वह बहुत अच्छा लिखती है, उसे लिखना चाहिए। तातूस बार बार लेखिका द्वारा लिखे गए पत्र लेखों की बार बार सराहना करते थे। अपने मित्रों के द्वारा भी उसके लेखन की सराहना प्रायः किया करते थे, जिससे लेखिका गदगद थी और अभिप्रेरित होकर बार बार अपना लेखन कार्य किया करती थी। अत्यधिक व्यस्तता की अवस्था में भी वह लेखन कार्य जारी रखता था। दिल्ली और कोलकाता जैसे रिश्तेदारों के होने के बावजूद भी तातूस उन्हें पत्र लिख अपने रिश्तेदारों को बतलाया करते थे कि देखो कितना अच्छा लिखती है, और वे रिश्तेदार भी उसे लेखन कला की सराहना करते हुए लेखन करने हेतु प्रेरित करते थे। उनकी इस भावनाओं को देखकर लेखिका प्रायः गदगद एवं हतप्रभ थी कि ऐसा परिवार उसे किस भाग्य के कारण मिला है। लेखिका का बाबा पिता से मिलना एक बार की बात है कि लेखिका के बाबा अर्थात पिता उनसे मिलने आए और उन्होंने देखा कि मेरी बेटी कुशल है, और उन्होंने बतलाया कि उनकी मां का देहांत हो चुका है, जिसे सुनकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। लेखिका के भाई जो कि प्रायः उसके पास ही रहा करते थे, किसी ने भी उसको मां की मृत्यु का समाचार नहीं दिया था, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुई। लेखिका के बाबा ने उसे समझाया और उसके बच्चों से भेंट की तथा उसके बच्चों से यह कहा कि वह अपनी मां की देखभाल करें। इस प्रकार से असीम दुख को सहन करते हुए लेखिका इस जीवन यात्रा को तातूस के सहारे आगे बढ़ाती चली गई। लेखिका का शांत जीवन लेखिका को तातूस के घर में काम करते हुए ऐसा लगने लगा कि उसका यह घर उसका अपना ही है। उसे वह अपने किसी मालिक के यहाँ नहीं बल्कि वह अपने पिता के घर में रहती है। तातूस का व्यवहार उसे इस कदर पसंद आता था कि वह उन्हें अपने पिता के समान ही सम्मान देती थी। उसका बड़ा बेटा अच्छी जगह काम में लगा दिया गया था और छोटे दोनों बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तातूस का एकांकी जीवन भी उसके आने से सुखमय और प्रसन्नचित्त बन गया था। वह महसूस करने लगी कि अच्छे मार्गदर्शन के साथ रहकर एकाकी जीवन जिया जा सकता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनों के न होते हुए भी दूसरों को अपना बना करके दूसरों को प्रेरणा देकर अपना और दूसरों का जीवन खुशमय बना दिया करते हैं। लेखिका अब तातूस से इतना खुल गई थी कि वह उनसे बार बार नए नए शब्दों के अर्थ पूछा करती, यहाँ तक कि वे इतना विवश कर देती थी कि वे कभी कभी उससे कहते थे जाओ अब तुम बच्चों की देखभाल करो। अर्थात उसकी रुचि दिनों दिन लेखन कला में बढ़ती जा रही थी। तातूस की प्रेरणा और उसकी काव्य प्रतिभा, ईमानदारी एवं विषय के प्रति रुचि को देखते हुए लेखिका बेबी हालदार की रचना को पत्रिका में प्रकाशित होने का अवसर मिल गया। यह वह दिन था जब लेखिका अत्यंत खुशी से झूम उठी। तातूस ने उसे लाकर वह पत्रिका दी जिसमें लिखा था आलो आधारी बेबी हालदार। उसकी यह रचना पत्रिका में प्रकाशित थी जिसे
देखकर बेबी हालदार लेखिका को अपने आप पर विश्वास नहीं हो पाया। वह हतप्रभ थी। उसने तुरंत जाकर तातूस के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। वह यह भली भांति जान गई कि किसी के मार्गदर्शन और सलाह और सही प्रकार से दिए गए निर्देशन से कोई भी व्यक्ति साधारण से असाधारण बन सकता है, जिस प्रकार से वह एक साधारण नौकरानी से एक लेखिका बन चुकी थी। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों ने इन अनेक आयामों के माध्यम से लेखिका के व्यक्तित्व एवं उसकी पारिवारिक समस्याओं और उसके ईमानदारी पूर्ण कृत्यों एवं व्यवहारों एवं तातूस के प्रेरणादायक व्यवहारों के परिणाम से उत्पन्न उसकी बदलती जीवनचर्या के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बेबी हालदार रचित आत्मकथा आलोवाधारी समाज में पुरुष के सहारे के बिना जीवन यापन कर रही महिलाओं की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। पुरुष के बिना महिला का जीवन अधूरा है। अकेली महिला को जीवन यापन के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। काम ढूंढना, मकान तलाशना, लोगों की गंदी नज़रों और तीखी जबान का सामना करना ऐसे ही कटु सत्य हैं। यदि कोई पुरुष साथ में न हो तो स्त्री के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। पाठ के कुछ अंश यहाँ नीचे उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं जिनसे यह सच्चाई प्रकट होती है। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? दूसरा, बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज़ रोज़? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? तीसरा, मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियां मारते, कितने ताने मारते, जिससे प्रतीत होता है कि सामाजिक स्थिति में आज वर्तमान में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आया है। स्त्रियों ने हर क्षेत्र में पुरुषों को कड़ी चुनौती दी है। वे पुरुषों के लिए कहे जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी दावेदारी मजबूती से सिद्ध कर रही हैं। महानगरों में तो कार्यशील महिलाएं, अविवाहित स्त्रियां भी अकेली रह रही हैं। यह सही है कि अकेली स्त्री के बारे में लोग खुसर पुसर करते हैं और ताने मारना, छींटाकशी करना आदि भी होता ही है। फिर भी दंड की व्यवस्था और सोच में परिवर्तन से अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आत्मरक्षा के लिए स्त्रियां कहीं कहीं पुरुषों से भी बढ़कर साहसी दिखाई देने लगी हैं। उदंडता और ओछेपन की हरकतें कम हुई हैं। हमारी दृष्टि में इस सारे परिवर्तन के पीछे स्त्री समाज का शिक्षित होना है, जिसने उनमें सोचने, समझने और सार्थक जीवन जीने की क्षमता विकसित की है। शिक्षा, राजनीति, खेल, व्यवसाय, कला, हर क्षेत्र में स्त्रियों ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। प्रश्न नंबर 2, अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? अपने परिवार से तातूस के घर तक के सफ़र में बेबी ने जान लिया था कि रिश्ते दिल से बनते हैं, मान लेने भर से नहीं। तातूस ने उसकी समस्याएं जानकर उससे सहानुभूति का व्यवहार रखा। वह उसे दिल से चाहते थे। उन्होंने उसे अपने यहाँ नौकरानी की तरह नहीं, बेटी की तरह प्यार से रखा और कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तातूस के घर आने से पहले वह कई जगह किराए के मकानों में रही, परंतु हर जगह उसे गंदी निगाहों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि जब उसका स्वामी जीवित था तब भी उसे होंठ सीकर रहना पड़ता था, क्योंकि वह स्वयं उदंड लोगों का विरोध नहीं करता था। किराए के घरों में अक्सर हर आदमी उसकी व्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाहता था। यहाँ तक कि औरतों ने भी उसका दर्द नहीं समझा। प्रायः वे उसके पति के बारे में उससे
पूछती रहती थी। उसके सगे भाइयों और पिता ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था, जबकि वह भयंकर कष्ट में जी रही थी। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। इस पाठ में हमें घरेलू नौकरानियों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। वे अपनी इच्छानुसार खा पहन नहीं पाती, अपनी मर्जी का जीवन नहीं जी पाती। मालिक की इच्छानुसार उन्हें सारे दिन भाग दौड़ करनी पड़ती है। मालिक जो और जब चाहे उन्हें करना पड़ता, चाहे मन और तन साथ दे या न दे। इसके बावजूद काम के अंत में प्रशंसा के 2 शब्द शायद ही कोई बोले। उल्टे झिड़कियों से उनका दिन समाप्त होता है। कई बार तो वे भूखी प्यासी ही काम करती रहती हैं, धूप छाँव बादल बरखा की चिंता किए बिना सारा दिन पसीना बहाते रहना ही जैसे उनकी नियति है। किसी किसी जगह तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार तक होता है। छोटी सी भूल पर पिटना और पशुवत व्यवहार पाना तो आम बात है। बीमार होने पर उनकी दवा का तो कोई प्रबंध नहीं किया जाता, उल्टे अनुपस्थित रहने पर तनख्वाह से पैसे काट लिए जाते हैं। मजदूरी के लिए भी गिड़गिड़ाना उनकी व्यवस्था बन जाती है। प्रश्न नंबर 4, आलो आधारित रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आलो आधारित रचना लेखिका बेबी हालदार के जीवन की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक समस्याओं को भी अपने साथ लेकर चली है। उदाहरणार्थ, समाज में स्त्री की दिशा निर्देश और अवसर का अभाव, स्त्रियों का अभाव में जीना, सार्वजनिक शौचालयों का न होना, परिवार के लोगों का अपनों से मोहभंग होना, अनमेल विवाह, पति का अनुत्तरदायी हो रवैया, स्त्री शिक्षा के प्रति गंभीर रुख न होना आदि। इस रचना में आई 2 मुख्य समस्याओं में से सबसे पहले समाज में स्त्री की दशा पर विचार करते हैं। निम्न आर्थिक स्थिति के परिवारों से कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह निपटाने की प्रथा सी है। भले ही पति सुपात्र न हो, दुगनी उम्र का ही क्यों न हो, यदि लड़की पति की ज्यादती से तंग होकर उसका घर छोड़ दे तो भी उसे ही गलत समझा जाता है, आचरणहीन समझा जाता है, उसे ताने सुनने पड़ते हैं, लोग उसे गंदी निगाहों से देखते हैं। पति की सताई स्त्री की मदद के लिए कोई सामने नहीं आता, यहाँ तक कि पिता और भाई भी उसका तिरस्कार करते हैं। सवाल यह है कि क्या स्त्री को अपनी इच्छा से सार्थक जीवन जीने का अधिकार नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण समस्या महिलाओं के शौचालयों का समुचित इंतजाम न होना है। कई क्षेत्रों में स्त्रियों के लिए स्वतंत्र रूप से शौचालयों और स्नानागार होते ही नहीं, यहाँ तक कि घरों में भी प्रायः इसकी व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में पुरुषों का काम तो चल जाता है, परंतु स्त्रियों के लिए यह स्थिति गंभीर परेशानी का कारण बन जाती है। प्रश्न नंबर 5, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। यद्यपि यह कथन जेठू ने लेखिका बेबी हालदार से कहा है, तथापि यह रचना संसार के इस सत्य को उद्घाटित करती है कि प्रोत्साहन की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई अनपढ़, निरक्षर और अभाव में जी रहा व्यक्ति भी प्रोत्साहन से प्रेरणा पाकर महान रचनाकार बन सकता है। यह कथन लेखिका बेबी के जीवन में नए उत्साह का संचार करता है। कथन का आशय यह है कि जीवन की जटिलताएं उसके आड़े नहीं आ सकती। जेठू ने आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका प्रेरणा दी, जिससे वह जीवन के बीच लेखन कार्य करती रहे और उन्होंने नवीन ऊंचाइयों को छुआ भी। यदि किसी के भीतर जन्मजात लेखन प्रतिभा होती है तो वह थोड़ा सा प्रोत्साहन और सुविधा पाकर अपने निखार से संसार को चमत्कृत कर देता है। जेठू ने लेखिका की इस लेखन प्रतिभा को पहचान लिया था। वह चाहते थे कि बेबी लिखना जारी रखे। अपने पत्रों के द्वारा वह उसे प्रोत्साहन देते, वह उत्साह बढ़ाते थे। जीवन का यह बड़ा भारी सच है कि मनुष्य प्रोत्साहन पाकर उत्साह में भरकर वह काम कर डालता है जिसे सोचने से भी उसे कभी डर लगता रहा हो।
प्रश्न नंबर 6, बेबी की जिंदगी में तातूश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करें और लिखें। यह प्रश्न विद्यार्थी स्वयं अपने अनुभव से लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति जान चुके होंगे और वे अपनी लेखन प्रतिभा से वाक्य निर्माण कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो चुके होंगे। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद।